video lecture we are going to discuss about the antibodies and also known as B cell receptors. So let's discuss about the antibodies and the B cell receptors. So सबसे पहले हम लोग एंटीबॉडी का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एंटीबॉडी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे किया गया। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड कैसे किया गया कि व्हाट इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज। तो बात स्टार्ट होती है फ्रॉम द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी से ही हमको पता था कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के सीरम में। अब सीरम क्या होता है, तो हमें पता है कि सीरम ब्लड का एक कंपोनेंट है। अगर ब्लड में से हम सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे तो जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है वो कहलाता है हमारा सीरम। ये बात तो हमको 19वीं शताब्दी से ही पता थी कि जो हमारा ब्लड का सीरम है उसके अंदर ही क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। अब जब हमको इतना पता है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। अब सबसे पहले यही डिसाइड करना होगा कि ब्लड के सीरम में से कौन से वाले हिस्से में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अब ये पता करने के लिए कि सीरम के कौन से फ्रैक्शन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को आराम से समझते जाना। हमने क्या किया, ओव एल्यूमिन नाम का एक प्रोटीन ले लिया। अब ये ओव एल्यूमिन प्रोटीन क्या है, तो ओव एल्यूमिन प्रोटीन एग वाइट में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और इस ओव एल्यूमिन को हमने क्या कर दिया, रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ओव एल्यूमिन को हमने रैबिट के अंदर इंजेक्ट किया तो रैबिट के लिए तो ये ओव एल्यूमिन एंटीजन की तरह काम करेगा और जब रैबिट इसको एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा तो वो क्या करेगा, इस के अगेंस्ट एंटी सीरम बनाएगा। एंटी सीरम मीन्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस माउस से हमने क्या किया, उस माउस का ब्लड निकाला और ब्लड निकालने के बाद उसके सीरम को 2 एलिक्वेट्स में बांट दिया। उसका जो सीरम था उसे 2 एलिक्वेट्स में बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांट के रख लिया। अब उसके आगे क्या किया गया, हमने सबसे पहला जो एलिक्वेट था उसे लिया। फर्स्ट एलिक्वेट में हमने क्या देखा कि फर्स्ट एलिक्वेट के जो भी एंटी सीरम था हमने उसकी करवाया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब तो हमको पता है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का किसी भी एक एनायन या फिर कैटायन की तरफ माइग्रेट करना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान प्रोटीन जो होते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट एलिक्वेट का करवा दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिफरेंट प्रोटीन जो है वो डिफरेंट मूवमेंट दिखाए। अब जब डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट मूवमेंट दिखाए तो हमको ये पता चल गया कि इस प्रोटीन में 4 क्या देखने को मिलते हैं, हमको फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला फ्रैक्शन जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में था उसे हमने कहा एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है इन द ब्लड। ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है और ये हेल्प करता है लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में। ये एक फ्रैक्शन तो ये हो गया। अब एल्ब्यूमिन को छोड़ के हमको 3 और फ्रैक्शन मिले। इन 3 फ्रैक्शंस को हमने क्या कह दिया, ग्लोब्यूलिन्स। और ग्लोब्यूलिन में भी कौन कौन से ग्लोब्यूलिन, एक फ्रैक्शन को कहा हमने अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरे फ्रैक्शन को कहा बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरे फ्रैक्शन को कहा हमने गामा ग्लोब्यूलिन। अब ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमने क्या कर लिया, फर्स्ट एलिक्वेट को लिया और फर्स्ट एलिक्वेट को लेने के बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। अब क्या हुआ कि अब हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। जो दूसरा एलिक्वेट रखे थे हम लोग, उस एलिक्वेट में हमने क्या किया कि
उस सेकेंड सीरम के एलिक्वेट में हमने ओब एल्यूमिन को मिला दिया। अब जब सेकेंड एलिक्वेट में हमने ओब एल्यूमिन को मिलाया तो ओब एल्यूमिन क्या है, एक हमारा एंटीजन हो गया, और जो एंटी सीरा है जिसको हमने सेकेंड एलिक्वेट में रखा हुआ है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडीज जाके इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे, और जब एक बार बाइंडिंग हो जाएगी इन एंटीबॉडीज की इस ओब एल्यूमिन में, तो एक मल्टीवैलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट हो गया तो प्रिसिपिटेट को हमने क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके रिमूव कर दिया। अब जो सेकेंड एलिक्वेट है उसमें अगर एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझे तो ये हुआ कि जो एंटीबॉडी ओब एल्यूमिन के अगेंस्ट बना हुआ था वो ओब एल्यूमिन के साथ बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद क्या हो गया, नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट हो गया। तो अब अगर हम लोग सेकेंड एलिक्वेट का भी क्या करवा दें, इलेक्ट्रोफोरोसिस करवा दें, तो जब सेकेंड एलिक्वेट का इलेक्ट्रोफोरोसिस हमने कराया तो हमको एक चीज ऑब्जर्व हुई, और वो चीज क्या है, ऑब्जर्व हुई कि इसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन वाला फ्रैक्शन था उसमें क्या देखने को मिला, हमको कमी देखने को मिला। अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता, अच्छा हाँ, ओनली गामा है नहीं, बीटा, अल्फा और एल्ब्यूमिन के भी फ्रैक्शन में कमी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा कमी किसमें देखने को मिली, हमारे गामा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शन में देखने को मिली। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करना चाहें तो ये कंक्लूजन निकल सकता है कि वो एंटीबॉडीज जो कि ओब एल्यूमिन के अगेंस्ट बने हुए थे, उन एंटीजेंस को जब हमने क्या किया, ओब एल्यूमिन को जब एंटीबॉडी के साथ मिलाया तो जो एंटीबॉडीज प्रिसिपिटेट हुए वो मैक्सिमम कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते गामा ग्लोब्यूलिन वाले पोर्शन में। अब इससे ये चीज तो समझ में आ गई कि जो हमारा एंटीबॉडी का मैक्सिमम वाला पोर्शन जो होता है वो कौन से ब्लड के फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है, गामा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी के टाइम पे हम लोग को पता है कि जो IgG एंटीबॉडी होता है, ये IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है गामा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शंस में, और ये IgG गामा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए एंटीबॉडीज के क्लास हैं वो प्रेजेंट होते हैं अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शन में। अब जब हमको इतना पता चल गया तो हमको ये चीज तो पता चल चुका है कि एंटीबॉडीज पाया जाता है जो हमारा अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन वाला फ्रैक्शन उसमें। अब उसके बाद हमने और एक्सपेरिमेंट किया। अब अच्छा हाँ, यहाँ पे हुआ क्या चीज ये भी समझ लो कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज जो येलो येलो कलर का दिख रहा है ये है हमारा ओब एल्यूमिन। यहाँ पे फोटो दूसरा लिया गया है तो यहाँ पे इसको मायोग्लोब्यूलिन बताया गया है, लेकिन मान लो मायोग्लोब्यूलिन की जगह पे ये क्या है, हमारा एल्ब्यूमिन है, ओब एल्ब्यूमिन है। अब जब हमने ओब एल्ब्यूमिन को किसी माउस में इंजेक्ट किया था तो माउस में क्या हुआ, एंटीबॉडी बना, और वो एंटीबॉडी कैसा होगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होगा। अब हमने उस माउस से क्या किया था, उसको आइसोलेट कर लिया था एंटी सीरम को, और जो सेकेंड एलिक्वेट में जब इस एंटी सीरम को मिलाया तो जो एंटीबॉडीज होते हैं उसने क्या किया, इस एंटीजन के साथ बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। तो याद रखना कि जब भी एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरएक्शन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और हमारा एंटीबॉडी अगर पॉलीक्लोनल है तो उसमें एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसी एंटीबॉडीज जो कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करवा सकती है उन्हें कहा जाता है प्रिसिपिटीन। लेकिन एक और एंटीबॉडी होती है जिसे कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को समझो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा किन्हें जाता है,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उन एंटीबॉडीज को कहा जाता है जो कि एंटीजन के ऊपर एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में बना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हमने इस येलो वाले की बात की तो इस पे 3 तरीके के एंटीजन हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये जो रेड कलर का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो एक एंटीजन है, एक ये एंटीजन है, और एक जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये एंटीजन है। तो इस वाले एंटीजन के ऊपर 3 एपिटोप्स हो गए। इस एंटीजन के ऊपर कितने एपिटोप्स हो गए? 3 एपिटोप्स। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि इन सभी के सभी एपिटोप्स के अगेंस्ट में क्या हो रहा है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किन्हें कहा जाता है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में बने हुए हों, और यहाँ पे देखो पूरे के पूरे रिएक्शन में ओनली सिंगल एपिटोप से ही एंटीबॉडी बाइंड हुआ। तो जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिएक्शन करता है तो प्रिसिपिटेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में प्रिसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होगा तो वहां पे रिएक्शन देखने को मिलेगा हमको प्रिसिपिटेशन का। अब ये चीज तो पता चल गया हमको कि ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन और बाकी बचे हुए ग्लोब्यूलिन के फ्रैक्शंस में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज पाया जाता है। अब एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पता करना था, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए 2 लाइन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 लाइन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मतलब 2 लगातार एक्सपेरिमेंट किए गए और उन दोनों एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उनको कंबाइन करके क्या किया गया? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया तो उसको समझो। सबसे पहले बात तो हमने गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन से IgG एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया और उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और जब उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो ये पता चला कि जो IgG का मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज 1,50,000 डाल्टन। इट इज ऑल्सो नोन एज 150 किलो डाल्टन। अब ये चीज तो हमको पता चल गया कि IgG का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में जो IgG था उसको हमने एक एंजाइम जिसे कहते हैं पेपैन, उससे क्या करवा दिया? डाइजेस्ट करवा दिया। जैसे ही हमने इसको IgG से डाइजेस्ट करवाया हमको मिले 3 फ्रैगमेंट्स। अब इन 3 फ्रैगमेंट्स में से 2 फ्रैगमेंट्स जो थे आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, और जो तीसरा फ्रैगमेंट था वो क्या था? बिल्कुल डिफरेंट था। और हर एक फ्रैगमेंट लगभग कितना? 50 किलो डाल्टन, मतलब 50,000 डाल्टन का था। और ये जो फ्रैगमेंट था 50,000 डाल्टन वाला, वो क्या हो जाता था? अपने आप क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर लेता था, अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाता था। तो इस फ्रैगमेंट को हमने क्या बोला? फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला। मीन्स अब समझो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया। जो IgG लिया था हमने उसको पेपेन से ट्रीट किया। जैसे ही पेपेन से ट्रीट किया यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स देखने को मिले। 2 फ्रैगमेंट सेम था, एक फ्रैगमेंट अलग था। ये जो तीसरा फ्रैगमेंट था ना, इस तीसरा फ्रैगमेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो था 50,000 डाल्टन, और ये तीसरा फ्रैगमेंट अपने आप क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर लेता था, और क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन के कारण ही हमने इसका नाम क्या दे दिया? फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल दे दिया, FC दे दिया शॉर्ट में अगर हम बोले तो। बाकी बचे हुए जो 2 फ्रैगमेंट्स थे वो क्या कर रहे थे तो उसको समझो। ये जो बाकी बचे हुए 2 फ्रैगमेंट्स थे, जब हम इसको क्या करते थे? एंटीबॉडीज के साथ मिलाते थे तो ये फ्रैगमेंट्स कंपटीशन करते थे। किसके साथ? एंटीबॉडीज के साथ। और कंपटीशन करके एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग थी, जो एंटीबॉडी बाइंड कर सकते थे, उसके अमाउंट में कमी ले आते थे। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं, ये 2 फ्रैगमेंट्स क्या कर रहे होंगे? एंटीजन के साथ बाइंड कर रहे होंगे, तभी तो वो एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। तो इन दोनों फ्रैगमेंट्स को नाम हमने क्या दे दिया? फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग नाम दे दिया। शॉर्ट में इसे ही क्या कहा गया?
FAB कहा गया। अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सिंगल एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिसे FAB कहा गया है, और जो तीसरा पार्ट है वो एंटीजन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर सकता है जिसे फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल FC कहा गया। तो इतना सा चीज क्लियर हुआ हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से कि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एक FC है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। अब इसी एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, अब पेपेन के जगह पे पेप्सिन नाम के एक दूसरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज किया, और जब हमने पेप्सिन का यूज किया तो हमको एक सिंगल फ्रेगमेंट मिला जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,00,000 डाल्टन था, 100 किलो डाल्टन था। और इसमें क्या था, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट देखने को मिलते थे जो दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाइवैलेंट मॉलिक्यूल की तरह परफॉर्म करते थे। अब पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग बोले थे क्या कि बाइवैलेंट मॉलिक्यूल है? नहीं बोले थे। तो ये चीज हम लोग को कैसे पता चला कि ये बाइवैलेंट है और वो मोनोवैलेंट है? तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एंटीजन, और इस एंटीजन के ऊपर हम मान लेते हैं कि ये जो हैं दे आर एपिटोप्स। एंटीजन के ऊपर 2 एपिटोप्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे एंटीजन हम बना ले रहे हैं। और इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं एपिटोप्स को बना रहे हैं। जब हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो 2 हमको क्या मिले थे, FAB मिले थे। 2 FAB में क्या होता था कि ये FAB बाइंड तो करता था लेकिन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि वो क्या था, मोनोवैलेंट था, एक ही जगह पे बाइंड कर पाता था। जबकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, इट इज बाइवैलेंट, और बाइवैलेंट होने की वजह से क्या हो सकता था, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिल सकता था। तो इससे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को देख के ही हमको क्या समझ में आ गया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो FAB बना है, मतलब जो एंटीजन बाइंडिंग वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कैसा है, बाइवैलेंट है, 2 एपिटोप्स के 2 एंटीजन्स के साथ एक साथ बाइंड कर सकता है। इसीलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, FAB2 दे दिया। मतलब एक बार में ये 2 एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकता है, तो दिस इज नोन एज FAB2। जबकि इस एक्सपेरिमेंट में हमको FC देखने को मिला ही नहीं। मीन्स ये समझ में आ रहा है कि जब हम लोग पेप्सिन का यूज करते हैं तो कंप्लीट FC क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ओनली FAB2 बचता है। और ये FAB2 जो है उसको आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट। उन एक्सपेरिमेंट्स में जब हम लोग को क्या करना है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करवाना है या फिर किसी दूसरे चीज की स्टडी करना है, लेकिन उस चीज में हम लोग एक चीज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं कि ये एंटीबॉडी FC रिसेप्टर से जाके बाइंड ना करे, उस केस में हम लोग इस FAB2 को यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में एक बार पेपेन से डाइजेस्ट किए, 2 FAB मिला, 1 FC मिला। जबकि दूसरे बार जब हमने उसको पेप्सिन से ट्रीट किया तो FC बिल्कुल डिग्रेड हो गया, ओनली हमको क्या देखने को मिला, FAB2 देखने को मिला। अब आते हैं हम सेकेंड सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब इस सेकेंड सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस सेकेंड सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में जो IgG का मॉलिक्यूल था, हमने उसको बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से ट्रीट कर दिया। अब बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या होते हैं, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स दैट कैन ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो हमने सबसे पहले तो IgG को बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से ट्रीट किया ताकि डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाए, और उसके बाद उसका एल्काइलेशन करवा दिया।
ताकि ये लोग फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ के रिफॉर्म ना हो सके और रिफॉर्म होके फिर से पहले जैसा स्ट्रक्चर ना बना सके। तो हमने पहले एंटीबॉडी लिया, उसको बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद उसको एल्काइलेटिंग एजेंट से ट्रीट किया और फिर उसका क्या करवा दिया हमने, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करवा दिया। जब हमने जिसका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कराया तो हमको ये पता चला कि ये जो आईजीजी मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 हैवी चेन्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है 50,000 डाल्टन, और इसमें 2 लाइट चेन निकल के आते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 22,000 डाल्टन। अब उस टाइम तो हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने के लिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया था। लेकिन अब अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट पता करना होता है प्रोटीन का तो हम एसडीएस पेज कर सकते हैं। एसडीएस पेज का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडाइसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एक चैलेंज ये था कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंबाइन कैसे किया जाए। अब उसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अच्छा सा तरीका निकाला, जो इम्यूनोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक इम्यूनोलॉजिकल तरीका निकाला। अब वो इम्यूनोलॉजिकल तरीका क्या था, उन्होंने ये जो FAB और FC फ्रेगमेंट था जो कि रैबिट से हमने आइसोलेट किया हुआ था, मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रैबिट का आईजीजी मिला था उनको गामा ग्लोब्यूलिन वाले फ्रैक्शन से, उसके FAB और FC फ्रेगमेंट दोनों को अलग अलग लिया और 2 अलग अलग गोट्स के अंदर उनको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही किसी एक गोट में FAB डाला गया तो उस गोट में क्या होगा, FAB के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी। दूसरे गोट में जब FC डाला गया तो दूसरे गोट में क्या होगा, FC के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा। अब इस गोट से हमने क्या कर दिया, एंटी FAB और एंटी FC एंटीबॉडी को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये जो एंटी FAB और एंटी FC एंटीबॉडीज था उनको इस हैवी और लाइट चेन जो कि हमको बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट करने के बाद मिला है उसको, उसके अगेंस्ट इन एंटीबॉडीज को यूज किया हमने। जब उसके अगेंस्ट हमने इन एंटीबॉडीज को यूज किया तो हमको क्या रिजल्ट देखने को मिला, हमको ये रिजल्ट देखने को मिला कि जो एंटी FAB एंटीबॉडी होता है ये दोनों हैवी और लाइट चेन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। अब इससे क्या समझते हैं हम लोग, इससे हम ये समझते हैं कि ऐसा एंटीबॉडी जो FAB के अगेंस्ट में बना हुआ है वो हैवी और लाइट चेन दोनों से बाइंड कर रहा है, मीन्स जो एंटीजन बाइंडिंग का साइट होता है वो हैवी चेन और लाइट चेन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा निकला। जबकि जो एंटी FC एंटीबॉडी होता है वो ओनली और ओनली हैवी चेन से बाइंड करता है, लाइट चेन से बाइंड नहीं करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकलता है कि जो FC होता है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ओनली और ओनली हैवी चेन के ऊपर, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लाइट चेन्स। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट हो गया। पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोटीन डाइजेशन हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने उसका रिडक्शन के बाद एसडीएस इलेक्ट्रो पेज करा दिया था या फिर उसका जेल एक्सक्लूजन कराया था। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, एंटी FAB और एंटी FC एंटीबॉडी का यूज करके ये पता लगा लिया है कि FAB जो होता है वो हैवी और लाइट चेन दोनों पे प्रेजेंट होता है, जबकि FC जो होता है वो ओनली और ओनली हैवी चेन का ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जब इतना चीज पता चल गया तो हमने और एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने से हमको ये पता चला कि दोनों चेन्स जो हैवी और लाइट चेन का जो एमिनो टर्मिनस है, मीन्स एन टर्मिनस है, वो क्या कर सकता है, एंटीजन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है।
अब जब इतना चीज पता चल गया तो हमने क्या कर लिया, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आसानी से डिटरमाइन कर लिया। और इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए 1972 में रॉडनी पॉटर और गेराल्ड एडलमैन को क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया इन द फिजियोलॉजी एंड द मेडिसिन। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट को आराम से समझो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एंटीबॉडी को पेपेन से ट्रीट किया। जब पेपेन से ट्रीट किया तो हमको दो तो मिले फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, जबकि एक मिला था फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हमने उसी एंटीबॉडी को पेप्सिन से डाइजेस्ट किया तो एफसी नहीं मिला, पूरा का पूरा क्या मिला हम लोग को, FAB2 मिला। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसको मर्केप्टोइथेनॉल, बीटा मर्केप्टोइथेनॉल से ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद हमने हैवी चेन्स और लाइट चेन्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और फिर हमने क्या किया था, ये जो FAB था उसको एक गोट में इंजेक्ट किया, इस FC को एक गोट में इंजेक्ट किया। तो इस FAB के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी उसको जब बाइंडिंग करने के लिए हमने छोड़ा तो पता चला हम लोग को कि ये वाला जो एंटीबॉडी है वो इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, मीन्स हैवी चेन के साथ भी बाइंड कर सकता है और लाइट चेन के साथ भी बाइंड कर सकता है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनी FC के अगेंस्ट में वो ओनली और ओनली हैवी चेन के साथ बाइंड कर सकती है। अब पूरे के पूरे जब एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, कंपाइल किया गया, तो ये स्ट्रक्चर निकल के आया। इस स्ट्रक्चर में क्या है, दिस इज द हैवी चेन, दिस इज द अनदर हैवी चेन, दो हैवी चेन निकल के आए थे और दो लाइट चेन निकल के आए थे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक हैवी चेन और ये एक लाइट चेन, ये दोनों की दोनों क्या कर सकता था, एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता था। जबकि ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो क्या हो सकता था, क्रिस्टलाइज हो सकता था। अब ये दोनों एक साथ बाइंड इसलिए है क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डाई सल्फाइड बॉन्ड है। जब हमको इसको बीटा मर्केप्टोइथेनॉल से ट्रीट करते हैं तो लाइट चेन हैवी से, और ये दोनों हैवी चेन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे लेकिन दिस आर द मेन एक्सपेरिमेंट जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला वो समझो। पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला कि जो एंटीबॉडी या फिर बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 लाइट चेन जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, 2 हैवी चेन वो भी दोनों आइडेंटिकल होते हैं। हर एक लाइट चेन अपने पार्टनर हैवी चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, कौन से बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। जबकि ये जो 2 हैवी चेन है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो भी कौन से बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। और जो हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वो बोथ हैवी और लाइट चेन दोनों से मिलके बना हुआ होता है, और जो FC रीजन होता है वो बना हुआ होता है पूरा का पूरा हैवी चेन का। अब ये जो 4 चेन का बना हुआ एंटीबॉडी होता है इसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जब हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि लाइट चेन के ऊपर 2 इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स पाए जाते हैं, जबकि जो हैवी चेन्स होते हैं उनके ऊपर 4 से लेके 5 इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स देखने को मिलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दे आर द बीटा सीट स्ट्रक्चर्स, पैरेलल बीटा सीट स्ट्रक्चर्स जिसमें अल्टरनेट पोलर एंड नॉन पोलर एमिनो एसिड्स पाया जाता है, और ये पोलर एमिनो एसिड अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और एक हाइड्रोफोबिक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और इसी हाइड्रोफोबिक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं कुछ लूप्स जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। उन्हें ही हमने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन कहा था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस डिटेल में, इस स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल में समझो।
इस स्ट्रक्चर को जब हमने पूरे डिटेल में समझा तो क्या पता चला कि जो एंटीबॉडी होती है वो तो 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स। पहला चीज ये पता चला। दूसरा चीज ये पता चला कि ये जो लाइट चेन है वो हैवी चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो 2 हैवी चेन्स होते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और जहां पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ होता है हैवी चेन्स के बीच में, ये रीजन कहलाता है हिंज रीजन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। सेकेंड पार्ट ऑफ द कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा एंटीबॉडी है उसमें अगर लाइट चेन को देखो तो लाइट चेन इज मेड अप ऑफ 2 डोमेन्स। वन इज वेरिएबल डोमेन। अब लाइट चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे वेरिएबल लाइट डोमेन कहा जाएगा, जिसके पास इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड पाया जाता है, और हमको पता है इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड में क्या प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसी लाइट चेन में एक और डोमेन पाया जाएगा विच इज कांस्टेंट डोमेन। लाइट चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो कांस्टेंट लाइट, शॉर्ट में से ही CL कह दिया गया, और इसमें भी इम्यूनोग्लोब्युलिन फोल्ड पाया जाता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होता है। अब अगर लाइट चेन को भी देखो तो ह्यूमंस के अंदर लाइट चेन्स के भी 2 वेरिएंट पाए जाते हैं। एक तो कापा लाइट चेन हो सकता है या फिर लैम्डा लाइट चेन हो सकता है। अब इस लाइट चेन में भी देखो तो जो ये वेरिएबल लाइट सेगमेंट है ये एंटीजन बाइंडिंग में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, जबकि कांस्टेंट रीजन के हिसाब से ही हम क्लासिफाई कर पाते हैं कि ये कापा लाइट चेन है या फिर लैम्डा लाइट चेन। ये तो हुई बात किसकी, लाइट चेन्स की। अब आते हैं हम हैवी चेन्स के ऊपर। अब हैवी चेन्स में देखो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IgG। IgG में टोटल हैवी चेन में होते हैं 4 डोमेन। 4 डोमेन को देखो तो उनको नाम इस प्रकार से दिया गया। जो N टर्मिनस पे पाया जाने वाला, N मीन्स एमिनो टर्मिनस पे पाया जाने वाला पहला डोमेन है, इट इज वेरिएबल। हैवी चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो हैवी VH डोमेन। अब बाकी बचे हुए कांस्टेंट डोमेन्स हैं। कितने कांस्टेंट डोमेन है, 3 कांस्टेंट डोमेन। तो कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन नंबर 1, कांस्टेंट डोमेन ऑन द हैवी चेन नंबर 2, कांस्टेंट डोमेन ऑन हैवी चेन नंबर 3। और ये जो कांस्टेंट डोमेन होते हैं वो कौन से टर्मिनस की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सी टर्मिनस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और इसी कांस्टेंट डोमेन के हिसाब से हम एंटीबॉडीज को 5 सब क्लासेस में या फिर एंटीबॉडीज के 5 वेरिएंट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, नेम्ड एज म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके। अब इसमें भी देखो तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है ना, ये रोल प्ले करता है एंटीजन बाइंडिंग में। किसके साथ मिलके, वेरिएबल ऑफ द लाइट डोमेन के साथ। मींस जो एंटीजन होता है वो वेरिएबल है भी और वेरिएबल लाइट डोमेन के द्वारा ही बाइंड किया जाता है। और ये जो कांस्टेंट डोमेन होता है उस कांस्टेंट डोमेन पे जो कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 2 है उसके ऊपर CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और इन एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर क्या किया जा सकता है, शुगर अटैच किया जा सकता है। और उस प्रोटीन के ऊपर शुगर का जुड़ना कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन। और ग्लाइकोसाइलेशन जब होता है तो प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इस जो स्कीमेटिक डायग्राम था उसका जब हमने प्रोटीन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर देखा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिला। इसमें जो ये लाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज लाइट चेन, और ये जो डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज हैवी चेन। अब इसमें देखो तो ये जो वेरिएबल रीजन है उस वेरिएबल रीजन के पास एंटीजन बाइंडिंग की क्षमता देखने को मिलती है। सेम वही वेरिएबल रीजन पे क्या देखने को मिलेगा, एंटीजन बाइंडिंग की क्षमता। मींस एक एंटीबॉडी एक साथ 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है।
उसके बाद एक हिंज रीजन पाया जाता है। हिंज रीजन वो रीजन है जहां पे हैवी चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। CHO के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ सकता है जो कि इसकी सोल्यूबिलिटी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ये हैवी चेन है जो कि फ्रेगमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन को बनाता है। ठीक है, अब आगे समझो। अब एक बार जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो गया, तो ये तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। अब एंटीबॉडी की हमको क्या करना था, सीक्वेंसिंग करना था। तो पहले जब हम एंटीबॉडी की सीक्वेंसिंग करते थे ना, या फिर किसी भी एक प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते थे, तो हमको प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होता था। अब जब एंटीबॉडी की सीक्वेंसिंग करना है तो एंटीबॉडी भी हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। तो जो एंटीबॉडी आइसोलेट किए जाते थे वो मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट से किया जाता था। अब व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा? तो मल्टीपल माइलोमा इज द प्लाज्मा सेल कैंसर। तो ऐसे पेशेंट जिनको प्लाज्मा सेल का कैंसर है, वो अपनी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में क्या बना रहे होंगे, एंटीबॉडीज बना रहे होंगे, और इस एंटीबॉडीज को हम प्यूरिफाई करके सीक्वेंसिंग के लिए यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे एक और चीज जानने लायक है, जो लाइट चेन की सीक्वेंसिंग हुई ना, उसकी सीक्वेंसिंग करी गई बाय द प्रोटीन नोन एज बेंसी जोन्स प्रोटीन। अब ये बेंसी जोन्स प्रोटीन क्या है? तो बेंसी जोन्स प्रोटीन जो होते हैं वो मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स में जो यूरिन सैंपल होता है उसमें देखने को मिलते हैं। और ये बेंसी जोन्स प्रोटीन एंटीबॉडी के लाइट चेन्स होते हैं जो कि हैवी चेन्स के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और यूरिन के साथ क्या कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो इन यूरिन सैंपल से हमने लाइट चेन को लिया और इन लाइट चेन को क्या कर लिया गया, सीक्वेंसिंग किया। और बाकी जो हैवी चेन की सीक्वेंसिंग करी गई वो किससे करी गई, इन्हीं माइलोमा प्रोटीन जिसको हमने आइसोलेट किया है मल्टीपल माइलोमा पेशेंट से, उससे किया गया। अब जब प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई, एंटीबॉडी की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई, तो हमको ये पता चला कि जो हैवी चेन होता है वो हैवी चेन अप्रोक्सीमेटली 440 एमिनो एसिड का मिलके बना हुआ होता है। और इस हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है इट इज 50,000 डाल्टन। इसी को 50 किलो डाल्टन भी कहा जा सकता है। और ये जो लाइट चेन होता है वो मिलके बना हुआ होता है लगभग 125 एमिनो एसिड का। प्रोटीन छोटा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है, लगभग 25 किलो डाल्टन का, मतलब 25,000 डाल्टन का। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज निकल के आई। इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज निकल के आई कि जब हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कर रहे थे तो जो एमिनो टर्मिनस का जो भी सीक्वेंस था वो बहुत ज्यादा वेरिएबल था। एक प्रोटीन से जब दूसरे प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते थे तो जो एन टर्मिनस के एमिनो एसिड थे वो एक दूसरे से वेरिएशन शो करते थे, जबकि जो सी टर्मिनस कार्बोक्सी टर्मिनस के तरफ के सीक्वेंस थे वो लगभग क्या होते थे, एक जैसे होते थे, कांस्टेंट होते थे। इसीलिए वो टर्मिनस जो कि एमिनो टर्मिनस की तरफ है उसे हमने वेरिएबल रीजन या फिर वी रीजन कहा, और वो सेगमेंट जो कि कार्बोक्सी टर्मिनस की तरफ है उन्हें कांस्टेंट या फिर सी रीजन कहा गया। उसी के हिसाब से हमने एंटीबॉडीज को क्या किया था, थोड़ी देर पहले नोमेनक्लेट किया था। ये देखो एन टर्मिनस की तरफ वेरिएबल सीक्वेंस है। अगर ये वेरिएबल सीक्वेंस लाइट चेन के ऊपर है तो दिस इज वेरिएबल लाइट। अगर ये वेरिएबल सीक्वेंस हैवी के ऊपर है तो दिस इज वेरिएबल हैवी। जबकि प्रोटीन के सी टर्मिनस की तरफ क्या प्रेजेंट होता था, कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता था। अगर ये कांस्टेंट रीजन लाइट चेन के ऊपर है तो कांस्टेंट लाइट, अगर ये कांस्टेंट रीजन हैवी की तरफ है तो कांस्टेंट हैवी देखने को मिलता था। ठीक, अब हमने ये भी चीज नोटिस करी कि जो हैवी चेन होते हैं वो लाइट चेन की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो बड़े होने के कारण इनका जो वेरिएबल रीजन होता है हैवी चेन्स का, ये उसका 1/4 से लेके 1/5वां भाग ही होता है। मीन्स पूरे सीक्वेंस का 1/4 या फिर 1/5वां भाग ही क्या है, वेरिएबल सीक्वेंस है। जबकि लाइट चेन जो होता है वो छोटा होता है तो उसका आधा हिस्सा क्या होता है, वेरिएबल सीक्वेंस होता है।
और हर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है वो बना हुआ होता है एमिनो एसिड्स का, जो कि वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये वेरिएबल रीजन हैवी और लाइट चेन्स दोनों के होते हैं। मीन्स लाइट चेन और हैवी चेन दोनों का वेरिएबल रीजन जो है वो एंटीजन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 1 है और कांस्टेंट लाइट डोमेन है, ये दोनों क्या करते हैं, वो एक्सटेंशन देते हैं इस एंटीजन बाइंडिंग आर्म को। डायग्राम देखो, हम इन दो डोमेन्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं? ये कांस्टेंट लाइट डोमेन और दूसरा, एक तो कांस्टेंट लाइट डोमेन की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। और ये दोनों वेरिएबल रीजन को क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन देते हैं ताकि ये एंटीजन के साथ क्या कर सके, बाइंड कर सके। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, तो एक एंटीबॉडी के ऊपर एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट है तो उस एंटीबॉडी को हमने क्या कह दिया, मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी कह दिया। साथ ही साथ हमने क्या कर लिया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का पोजीशन भी हमने उस डायग्राम में देख लिया कि हैवी चेन्स के बीच में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हैवी और लाइट चेन के बीच में भी इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और इनके बीच में जो डोमेन बनते हैं, ये डोमेन्स में इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 2 के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, जो कि सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि एंटीबॉडीज को सिक्रीट किया जा सके, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को भी क्या करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। अब इसी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, एक हिंज रीजन देखा था। हिंज रीजन वही रीजन था जिसमें जो हमारे हैवी चेन्स थे वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ द्वारा जुड़े हुए थे, और हिंज रीजन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, 2। इस हिंज रीजन की अगर बात करें तो हिंज रीजन इज ए प्रोलीन रिच सीक्वेंस, और प्रोलीन रिच सीक्वेंस की वजह से ये जो हिंज रीजन होता है ये एंटीबॉडीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, और इस हिंज रीजन में प्रेजेंट सिस्टीन जो होते हैं वो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करके एंटीबॉडी के हैवी चेन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। अब आराम से वेरिएबल रीजन की तरफ चलते हैं। जब हमने वेरिएबल रीजन की सीक्वेंसिंग को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि इस वेरिएबल रीजन में भी क्या है, 3 रीजन्स ऐसे हैं जो कि हाइपर वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल रीजन में भी 3 ऐसे रीजन्स है जहां पे वेरिएशंस का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ये 3 के 3 वेरिएबल्स जो हैं वो हैवी चेन्स के ऊपर भी पाए जा रहे हैं और लाइट चेन्स के ऊपर भी पाए जा रहे हैं, और ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं ना, वो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स के लूप्स हैं, और ये जो लूप्स होते हैं वही जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, या फिर शॉर्ट में क्या कहा था, CDR कहा था। अब हमने क्या बोला कि 3 CDR है, और 3 CDR दोनों के दोनों किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब इसमें से भी 3 CDR में से जो CDR नंबर 3 होता है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, जबकि CDR 1 और 2 हाइपर वेरिएबल तो है लेकिन CDR 3 की तुलना में कम वेरिएबल है। अब इस चीज को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये हो गया हमारा लाइट चेन और ये हो गया हमारा हैवी चेन। अब इस लाइट चेन में भी देखो तो दिस इज द वेरिएबल लाइट डोमेन और दिस इज द वेरिएबल हैवी डोमेन। अब हमको ये चीज तो पता है कि ये जो वेरिएबल लाइट और वेरिएबल हैवी है यही एंटीजन के साथ बाइंड कर रहा होता है। अब इस वेरिएबल रीजन में भी क्या देखने को मिलते हैं, 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स देखने को मिलते हैं, जिसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया 1, 2 एंड 3।
और ये ही 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन के लूप्स हैं जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। मीन्स ये जो CDR रीजन जो होते हैं ये डायरेक्ट एंटीजन के रिकॉग्निशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो क्या बाकी बचे हुए जो एमिनो एसिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो बनाते हैं फ्रेमवर्क रीजन। मीन्स ये फ्रेमवर्क रीजन का काम ये होता है कि ये इन 6 के 6 CDR लूप्स को, 6 CDR लूप में किनको बोल रहा हूँ, 3 जो लाइट चेन के ऊपर प्रेजेंट है और 3 जो हैवी चेन्स के ऊपर प्रेजेंट CDR हैं, उनको क्या करके रखता है, इसके फोल्ड प्रदान करता है ताकि ये CDR क्या करे, वहां पे प्रेजेंट रहे। ठीक है, अब फिर से एक और चीज समझते हैं। वो चीज ये है कि ये रहा वेरिएबल रीजन का सीक्वेंस। ये है हमारा वेरिएबल हैवी डोमेन और ये है हमारा वेरिएबल लाइट डोमेन। वेरिएबल हैवी डोमेन में हम लोग यह देख रहे हैं, तो दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ द एमिनो एसिड। 0 से लेके 120 नंबर की सीक्वेंसिंग की है हमने। तो वेरिएबल हैवी डोमेन में क्या देखने को मिल रहा है कि 0 से लेके 30 तक वेरिएशन तो है, लेकिन ये वेरिएशन कम है। लेकिन जब हम लोग कुछ इस जगह पे देख रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशन का नंबर क्या है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेम कुछ यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। और ये जो तीसरा वाला सेगमेंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। हमने थोड़ी देर पहले बोला ना कि 3 CDR है, 3 CDR में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, CDR 3 में देखने को मिलती है। वेरिएबल तो खुद वेरिएबल है, देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमको, लेकिन उसमें भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनको CDR 1 2 3 कहा गया। CDR 1 2 3 में भी जो तीसरे नंबर का जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल होता है। अब सेम वही केस है लाइट चेन के लिए भी कि यहाँ पे भी वेरिएशन तो है, लेकिन कुछ रीजन्स में वेरिएशन का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन्हें ही हमने CDR या फिर हाइपर वेरिएबल रीजन कहा। तो बाकी ये जो बचे हुए हिस्से हैं, ये हिस्से जो हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म स्केपफोल्ड रीजन। ये स्केपफोल्ड रीजन का काम यही होता है कि इन CDR रीजन को सपोर्ट करे ताकि ये एंटीजन के साथ बाइंडिंग कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CDR। अब जब हमने सीक्वेंसिंग करी तो हमको ये भी पता चला कि जो लाइट चेन है वो कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का, एक तो कापा, एक लैम्डा। अब कापा और लैम्डा में अंतर क्या होता है, ओनली सीक्वेंस का अंतर होता है, और कोई अंतर, और दूसरा अंतर ये होता है कि दोनों के जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। कंफर्म नहीं हो, लेकिन जो कापा चेन का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 2 पे होता है और लैम्डा का जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर होता है। तो दोनों के जीन अलग अलग हैं, दोनों के एमिनो एसिड के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये वेरिएबल रीजन में नहीं, ये वेरिएशन देखने को मिलता है हमको कांस्टेंट रीजन में। ठीक है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सब टाइप्स हो गए। लेकिन और ज्यादा जब हमने क्या किया, स्टडी किया, तो पता चला कि ये जो लैम्डा चेन है उसके और 4 सब टाइप्स निकल के आ गए, जिसको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा 4 नाम दिया गया। लेकिन इन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 में से लैम्डा 1 वाले का नंबर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सेम वैसे ही जब हमने हैवी चेन्स की सीक्वेंसिंग करी तो हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में भी क्या देखने को मिला, हमको वेरिएशन देखने को मिला। और इन्हीं वेरिएशन के हिसाब से हमने एंटीबॉडीज को उसके आइसोटाइप्स में या फिर उस क्लासिफाई किया है। और इन आइसोटाइप्स को हमने एक अलग से ग्रीक लेटर में इसका नोमेनक्लेचर किया है, म्यू, डेल्टा, गामा, अल्फा, एप्सिलॉन। इसी के हिसाब से हमारी एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस देखने को मिलती है। ऐसी एंटीबॉडी जिसमें म्यू चेन है उसको हमने कहा IgM। IgM किसको कहा गया, जिसमें म्यू वाला आइसोटाइप है। हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो कौन से टाइप का है, म्यू टाइप का है, तो IgM
डेल्टा टाइप का हैवी चेन है तो उसे IgD, गामा टाइप का हैवी चेन है तो उसे IgG, अल्फा टाइप का हैवी चेन है तो उसे IgA, एप्सिलॉन टाइप का हैवी चेन है तो उसे IgE कहा गया। तो एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से किया जाता है? उसके हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में जो वेरिएशन है उसके हिसाब से किया जाता है। अब इसमें भी देखो तो जो गामा चेन होता है IgG जो होता है वो खुद कितने सब क्लासेस का हो सकता है? 4 क्लासेस का हो सकता है, जिसको हमने गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 कहा। और उस गामा 1, 2, 3, 4 में से गामा 1 जो होता है वो मेजोरिटी में प्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही जो अल्फा चेन होता है उसके 2 वेरिएंट्स पाए जाते हैं। तो IgA भी जो है वो कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है। अब ऐसा लग रहा होगा कि जब एंटीजन को बाइंड करने के लिए FAB का ही रोल है तो ये C रीजन क्यों है यहाँ पे? तो C रीजन भी क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कांस्टेंट रीजन क्या रोल प्ले करता है? तो कांस्टेंट रीजन जो इन इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर सकता है और उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है FC गामा रिसेप्टर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट रीजन होता है वो क्या कर सकता है? अलग अलग इम्यून सेल्स के ऊपर जो FC रिसेप्टर्स होंगे उनके ऊपर बाइंड कर सकता है और FC रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद अलग अलग तरीके के इफेक्टर फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब एक और चीज समझते हैं कि जो हमारा IgG, IgA और IgD जो होता है, ADG जो होता है उसमें हैवी चेन्स में 4 डोमेन्स देखने को मिलते हैं और एक हिंज रीजन देखने को मिलता है। जबकि जो IgM और IgG होता है उसमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का हिंज रीजन देखने को नहीं मिलेगा। चलो इस चीज को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो IgG, IgD और IgA है उसको जब हमने देखा तो जो लाइट चेन था उस लाइट चेन के ऊपर देखो तो 2 डोमेन्स है। एक डोमेन का नाम हमने क्या रखा? वेरिएबल लाइट, और दूसरे डोमेन का नाम क्या रखा हमने? कांस्टेंट लाइट। अब इस डोमेन में भी देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है हमको? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक बात? तो लाइट चेन के ऊपर कितने डोमेन है इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन? 2। लेकिन हैवी चेन को देखो तो हैवी चेन के ऊपर कितने डोमेन देखने को मिल रहे हैं हमको? हैवी चेन के ऊपर दिस इज द फर्स्ट डोमेन जिसको हमने वेरिएबल हैवी कहा, दिस इज द कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 1, कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 2, कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 3, और इनके बीच में भी क्या देखने को मिल रहा है हमको? इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिल रहा है। ठीक बात? जबकि यहाँ पे क्या है? दिस इज द हिंज रीजन, और इस हिंज रीजन में देखो तो इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिल रहा है। और जब हम टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबर कितना निकल के आता है? 16। तो हमेशा याद रखना कि एंटीबॉडीज के अंदर जो हैवी चेन्स होते हैं IgG, D और A में हैवी चेन्स में 4 डोमेन्स होंगे, और इन 4 डोमेन्स के बीच में इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे 4, 2 इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। जबकि लाइट चेन की बात करो तो लाइट चेन के ऊपर 2 डोमेन्स होंगे जिसमें इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, और ये हैवी चेन के साथ इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। और ये जो वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट डोमेन है, यही डोमेन किसके साथ बाइंड कर सकता है? एंटीजन के साथ बाइंडिंग कर सकता है। ये चीज तो बात हुई किसकी? IgG, IgD और IgA की। सेम जब हम बात कर रहे हैं किसकी? IgM और IgE की, उस केस में तो लाइट चेन में कोई डिफरेंस नहीं है,
लाइट चेन्स में 2 ही डोमेन्स हैं, वेरिएबल लाइट, कांस्टेंट लाइट। उसमें भी देखोगे तो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है ही है, जो कि इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैवी से जुड़ा ही हुआ। लेकिन जैसे ही हैवी चेन के ऊपर आओ तो हैवी चेन्स के ऊपर 4 डोमेन ना होके कितने डोमेन्स होते हैं, 5 डोमेन्स होते हैं। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन एक कांस्टेंट हैवी डोमेन नंबर 4 एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अब जब इस IgG, IgD, IgA में टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का नंबर 16 था, तो मुझे ये बताओ कि IgM और IgE में टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का नंबर कितना होगा, जल्दी से बता दो। 18 सर। 18, यस। टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे इसमें, 18 डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब तुम बार्क OCS का इंटरव्यू देने जाओगे, तब जब अगर इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ होगा तुमने तब। अब आ जाओ सेम इसी चीज पे कि जो हमारा IgG, IgA और IgD जो है उसके हैवी चेन्स के ऊपर कितने डोमेन्स हैं, 4, और एक हिंज रीजन है। जबकि हमने IgM और IgE को देखा तो उस पर 5 डोमेन है, लेकिन कोई भी हिंज रीजन देखने को हमको नहीं मिलता है, पहला बात। दूसरा बात, जो IgM और IgA होता है, IgM और IgA जो होते हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। पॉलीमेरिक का मतलब ये है कि एक से ज्यादा एंटीबॉडीज से मिलके ये बना हुआ होगा, और इन एंटीबॉडीज को जोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होगा जिसे कहा जाएगा जे चेन, जो कि 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ एफसी रीजन से जुड़ा हुआ होगा। अगर देखो तो जो IgM होता है इट इज पेंटामेरिक। पेंटामेरिक मतलब 5 एंटीबॉडीज एक दूसरे से जे चेन से जुड़े हुए होंगे। जबकि IgA की बात करें तो जो IgA सीरम में पाया जाता है वो तो मोनोमर होता है, लेकिन ऐसे IgA जो सिक्रीट किए जाते हैं वो डाइमर भी हो सकते हैं, ट्राइमर भी हो सकते हैं, इवन टेट्रामर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइमर्स होते हैं। इस चीज को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे एंटीबॉडीज का, और इसमें सबसे पहला जो एंटीबॉडी है इट इज IgG। IgG को देखो तो उसके हैवी चेन के ऊपर कितने डोमेन्स होते हैं, 4 डोमेन्स। लाइट चेन्स के ऊपर कितने डोमेन्स होते हैं, 2 डोमेन्स। और ये रहा हिंज रीजन जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये जुड़ा हुआ होता है। और ये हिंज रीजन क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। IgD में भी सेम वही केस है, 4 domains on the heavy chain, 2 domains on the light chains. IgE follows the same. जबकि IgA के केस में देखो तो हमने IgA को बोला कि जो IgA सीरम में होगा वो मोनोमर होगा, लेकिन जो IgA सिक्रीट किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द केस में होता है डाइमर के फॉर्म में। अब डाइमर किन्हें कहा जाता है, तो जब एंटीबॉडी के 2 सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ एक चेन से जुड़ जाए जिसे कहा जा रहा है जे चेन, और ये जे चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो दिस इज डाइमेरिक IgA। वहीं पे अगर IgM की बात कर रहे तो IgM इज ए पेंटामेरिक। पेंटामेरिक का मतलब यहाँ पे 5 एंटीबॉडीज के सब यूनिट जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, जे चेन से जुड़े हुए हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि जो हमारा IgA होता है और IgM होता है उसके ऊपर हिंज रीजन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हिंज रीजन को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मोनोमर के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, डाइमेरिक फॉर्म में ये हिंज रीजन नहीं होगा। सॉरी मिस्टेक, IgA में तो हिंज रीजन होगा, IgE में नहीं होगा हिंज रीजन। ठीक है, ये मिस्टेक था जिसको क्लियर कर लेना कि जो हिंज रीजन होता है IgM और IgE में नहीं होता, बाकी सब में होता है।
बाकी तो जो हमारा IgM है इट इज पेंटामेरिक, IgA इज डाइमेरिक। इतना चीज क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इतना सारा चीज पढ़ लिया कि जो हमारा एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी क्या कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर जब हमको पता चल गया, उसका एन टर्मिनस जो है वो किसके साथ बाइंड कर सकता है, एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अब एक ही तरीके के एंटीजन के साथ क्या नहीं, अलग अलग एंटीबॉडीज जो है वो अलग अलग तरीके के एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। जबकि जब सी टर्मिनस की बात करें तो सी टर्मिनस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इफेक्टर फंक्शन को प्ले कर रहे होते हैं। लास्ट में जब हम वीडियो को पहुंचते रहेंगे तो अलग अलग तरीके के इफेक्टर फंक्शन जो प्ले किए जाते हैं अलग अलग एंटीबॉडीज के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन अब एक अलग सा चीज समझो। अलग सा चीज ये है कि जो बी सेल्स होते हैं वो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज को रख सकते हैं। या तो वो एंटीबॉडीज को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट करके रख सकते हैं, या तो उसको सिक्रीट कर सकते हैं। तो वो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा उसे कहा जाएगा बी सेल रिसेप्टर, और जो वो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जिसको सिक्रीट कर दिया जाता है उसे कहा जाएगा एंटीबॉडी। और दूसरी बात ये कि ये जो बी सेल्स होते हैं अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इमेच्योर बी सेल्स को। इमेच्योर बी सेल्स जिन्होंने अभी तक एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उनके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, IgM प्रेजेंट होता है। इमेच्योर बी सेल के ऊपर IgM प्रेजेंट होता है। तो क्या पेंटामेरिक फॉर्म में होगा क्या, नहीं। जब भी IgM प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा वो मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा। जब उसको सिक्रीट किया जाएगा तब वो पेंटामेरिक फॉर्म में हो सकता है। ठीक बात। लेकिन जो अनस्टिमुलेटेड बी सेल होता है इनके मेम्ब्रेन के ऊपर IgD और IgM दोनों प्रेजेंट हो सकता है। तो ये चीज याद रखने लायक बात है कि जो IgD है और IgM है दोनों के दोनों बी सेल रिसेप्टर की तरीके से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता भी है इसके ऊपर कि IgD और IgM जो है वो बी सेल रिसेप्टर के तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो कब का केस था, जब अनस्टिमुलेटेड मैच्योर बी सेल था। लेकिन जैसे ही इसका स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन मींस एंटीजन इसके ऊपर आके बाइंड हुआ, तो धीरे धीरे IgD का अमाउंट क्या होने लगेगा, उसके ऊपर कम होने लग जाएगा, जबकि IgM बने रहेगा। ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि बी सेल्स जो है वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडीज को रख सकते हैं या तो सिक्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरीके का एंटीबॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रख रहे हैं, एक तरीके के एंटीबॉडीज को सिक्रीट किया जा रहा है? तो उसका रीजन ये है, अल्टरनेट RNA स्प्लाइसिंग होती है वहां पे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ही। अब आगे की चीजें समझो कि चाहे IgG हो, IgA हो, चाहे IgE हो, अगर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस कराना है या फिर सिक्रीट करना है तो हमको DNA रिकॉम्बिनेशन कराना पड़ेगा। नॉर्मली बी सेल की रिसेप्टर के तरीके से कौन काम कर रहा है, या तो काम कर रहा है IgD या तो काम कर रहा है IgM। लेकिन अगर हमको IgG, IgA, IgE बनाना है, उस केस में हमको एक एडिशनल और एक दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा जो कि इरिवर्सिबल होगा। दिस इज DNA रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे जब हम VDJ रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी पढ़ रहे होंगे। पहली बात। दूसरी बात,
जो अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि टी हेल्पर सेल्स के द्वारा किस तरीके का साइटोकाइंस, टी हेल्पर सेल्स या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा किस तरीके का साइटोकाइन सिक्रीट किया जा रहा है। जिस तरीके का साइटोकाइन सिक्रीट किया जाएगा उस तरीके के एंटीबॉडीज को बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं एक बार फटाफट कि ये जो 5 तरीके के जो एंटीबॉडीज हैं, यानी कि 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज हैं, इनमें थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर हम IgG को देखें तो हमने क्या देखा कि इसका जो हैवी चेन है वो 4 तरीके का हो सकता है, सॉरी गामा होगा, और ये गामा का जो है 4 सब क्लास देखने को मिल सकता है, गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4। लेकिन लाइट चेन या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास 2 लाइट चेन है तो दोनों के दोनों या तो कप्पा होंगे या तो दोनों के दोनों लैम्डा होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कप्पा हो और दूसरा लैम्डा हो, हमेशा या तो कप्पा होगा दोनों या तो लैम्डा होगा दोनों। जबकि हैवी चेन्स गामा 1, गामा 2, गामा 3 या गामा 4 चारों में से किसी एक तरीके का होगा। उस हिसाब से एंटीबॉडी जो IgG है वो 1, 2, 3, 4 IgG 1, 2, 3, 4 कहलाएगा। उसी हिसाब से जब हम IgA की बात करें तो जो हैवी चेन होगा वो अल्फा चेन का बना हुआ होगा, और अल्फा चेन के भी 2 सब टाइप्स हैं। सेम लाइट चेन चाहे कोई भी एंटीबॉडी हो उसमें दोनों या तो कप्पा होगा या तो दोनों लैम्डा होगा, और अलग अलग एंटीबॉडीज में जो हैवी चेन्स है वो अलग अलग होगा। IgG में गामा, IgA में अल्फा, IgM में म्यू, IgD में डेल्टा, IgE में एप्सिलॉन चेन होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने बोला ना या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा, तो 2 गामा हैवी चेन्स के साथ 2 कप्पा चेन होंगे या तो 2 गामा चेन के साथ 2 लैम्डा होंगे। सेम वही बात होती है IgA के लिए, लेकिन हमने क्या देखा कि IgA डाइमेरिक हो सकता है, ट्राइमेरिक हो सकता है, टेट्रामेरिक हो सकता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखने को मिल सकता है हम लोगों को। वहीं पे अगर IgM की बात करें तो म्यू हैवी चेन होगा, पेंटामेरिक है तो 5 ऐसे सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे। IgD में डेल्टा हैवी चेन, उसके साथ कापा या फिर लैम्डा, सेम वही IgE के लिए। अब अप्रोक्सीमेटली मास की बात करते हैं तो IgA का मोलिकुलर वेट इज 1,50,000 डाल्टन। जो IgA होता है इसका मोलिकुलर वेट 1,60,000 से लेके 4 लाख डाल्टन तक हो सकता है। IgM जो है वो, अब देखो पेंटामेरिक फॉर्म में है तो 9 लाख डाल्टन होगा, जबकि मेम्ब्रेन के ऊपर है तो 1,80,000 डाल्टन का होगा। IgD भी 1,80,000 डाल्टन का होगा, जबकि IgE जो है वो 1,90,000 का होगा। अगर सीरम में कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है IgG का और सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है IgE का। ठीक है, रीजन ये है कि Ig इज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो IgE का अमाउंट सीरम के अंदर कम बना के रखा जाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात करें, जिसको कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी कहा जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन 2 एंटीबॉडीज करवा सकते हैं, एक तो करवा सकता है IgM या तो करवा सकता है IgG, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से कौन करवा सकता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो IgM करवा सकता है। अगर हम लोग प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता के बारे में बात करें तो ओनली IgG ही है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। अगर बैक्टीरिया के लाइसिस की बात करें तो बैक्टीरिया की लाइसिस करा सकता है IgM, IgA, IgG। अभी IgD और IgE के ऊपर स्टडी चल रही है। सेम अगर हम लोग हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स की बात करें तो वो शो किया जाता है IgE के द्वारा। एंटीवायरल एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा एंटीवायरल एक्टिविटी शो की जाती है IgA के द्वारा। अगर बी सेल रिसेप्टर की बात करें तो नॉर्मली कौन कौन देखने को मिलते हैं, एक तो IgD देखने को मिलता है या तो IgM देखने को मिलता है प्राइमरी।
लेकिन मेमोरी सेल्स के ऊपर IgG, IgA और IgE भी देखने को मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्राइमरली बी सेल रिसेप्टर की तरीके से काम कर रहा होता है हमारा IgM और IgD। अगर इसके हाफ लाइफ की बात करें, व्हाट इज हाफ लाइफ, तो सीरम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी होती है, IgG की, और सबसे कम हाफ लाइफ किसकी होती है, IgE की। ठीक, तो दिस इज द कंपैरेटिव चार्ट। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि बी सेल्स है वो दोनों तरीके के एंटीबॉडी बना सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉन्ड भी और सोल्यूबल फॉर्म में भी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ओनली और ओनली दोनों में देखने को मिलता है ऑन द कार्बोक्सी टर्मिनस। हैवी चेन का जो कार्बोक्सी टर्मिनस होता है उसी के ऊपर डिफरेंस के कारण या तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंडेड अवस्था में पाया जा सकता है या तो सिक्रेटरी फॉर्म में पाया जा सकता है। जो सिक्रेटरी वाला एंटीबॉडी होता है उसके ऊपर अगर कार्बोक्सी टर्मिनस के ऊपर देखो तो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड का सीक्वेंस पाया जाता है, जबकि जो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं उनमें सी टर्मिनस पे हाइड्रोफिलिक की जगह पे एक क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। अब पूरे के पूरे एंटीबॉडी को हम लोग तीन मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को देखो तो उसको तीन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरीके के डोमेन्स हो सकते हैं। वो डोमेन जो सेल के बाहर है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहा जाएगा, उसके पास हाइड्रोफिलिक डोमेन, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होंगे। साथ ही साथ एक स्पेसर सीक्वेंस पाया जाएगा जो कि 26 एमिनो एसिड का होगा। एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा जो कि 25 एमिनो एसिड का होगा, और एक शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक सीक्वेंस होगा। इस चीज को डायग्राम से समझो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम एंटीबॉडी है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में भी पाई जा सकती है या तो सिक्रेटरी फॉर्म में भी पाई जा सकती है। जो सिक्रेटरी वाली एंटीबॉडीज होती है उसकी हैवी चेन के सी टर्मिनस को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सेगमेंट देखने को मिलता है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड वाले में क्या होगा, एक स्पेसर सीक्वेंस देखने को मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट होगा। हमने देखा थोड़ी देर पहले 25 से लेकर 28 एमिनो एसिड का हो सकता है। एक हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होगा। हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होंगे तभी जाके वो क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। 25 एमिनो एसिड का बना हुआ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है। सेम अगर बात करो तो क्या होता है, कुछ एमिनो एसिड का बना हुआ एक साइटोसोलिक सेगमेंट्स देखने को मिलता है। तो अंतर दोनों में केवल और केवल कहाँ पे है, सी टर्मिनस के ऊपर है, बाकी कोई अंतर नहीं। और ये अंतर आता किसकी वजह से है, तो ये अंतर आता है ड्यू टू द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। सेम यही क्वेश्चन इस स्लाइड में पूछा गया है कि हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। तो the reason is differential mRNA splicing. What is differential mRNA splicing? Look at this image. This is the gene of the antibody. Heavy chain. Heavy chain heavy chain का जीन है। अब इसमें हमने क्या बोला कि ये जो heavy chain का जीन होता है उसमें सबसे पहले तो VDJ रीजन होगा जो कि क्या बना रहा होगा, वेरिएबल रीजन को बना रहा होगा। अब कांस्टेंट रीजन को देखो तो दिस इज कांस्टेंट म्यू, दिस इज कांस्टेंट डेल्टा, या तो म्यू हो सकता है या तो डेल्टा हो। अब इसमें 4 पॉली ए साइट देखने को मिल रहे हैं हमको। पॉली ए साइट का मतलब हमको ये पता है कि जो यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए होता है उसमें ट्रांसलेशन बंद करने के बाद एमआरएनए के बाद पॉली ए सीक्वेंस को अटैच कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एडिनाइलेशन। तो एमआरएनए पे कहाँ पे पॉली ए सीक्वेंस लगेगा उस साइट को कहा जाता है पॉली ए साइट, और इस एमआरएनए के ऊपर 4 पॉली ए साइट, जिसमें 2 पॉली ए साइट जो होते हैं वो म्यू के बाद होते हैं, क्योंकि प्राइमरली जो देखोगे वो अगर बी सेल इनएक्टिवेटेड है तो उसके ऊपर एम होता है, आईजीएम होता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट वाले
सॉरी नॉर्मल केस में हम लोग फर्स्ट वाले पॉलीएडेनिलेशन सीक्वेंस को नहीं पहचान पाते हैं। कौन से सीक्वेंस को पहचान पाते हैं? सेकेंड वाले को पहचान पाते हैं। तो जब सेकेंड वाले को पहचानते हैं तो होता यह है कि कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस जो है वो एमआरएनए में आ जाता है। जब एक्स्ट्रा सीक्वेंस एमआरएनए में आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा एमिनो एसिड भी प्रोटीन में आएंगे और वही एक्स्ट्रा एमिनो एसिड ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को बनाते हैं। जबकि जब हम लोग पहले वाले पॉली ए सीक्वेंस को पहचान लेंगे तो उस केस में ये एक्स्ट्रा एमिनो एसिड सीक्वेंस आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट भी नहीं आएगा, और ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट नहीं आएगा तो इस एंटीबॉडी को क्या किया जा सकता है? सिक्रीट किया जा सकता है। तो व्हाट इज द रीजन कि एक तरीके के एंटीबॉडी को हम सिक्रीट कर सकते हैं, एक तरीके का एंटीबॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में भी कौन सा प्रोसेस? अल्टरनेट पॉलीएडिनाइलेशन। अलग अलग के तरीके के सेल्स में, मतलब जो इनएक्टिवेटेड बी सेल्स हैं उसमें सेकेंड वाले पॉली ए साइट को पहचाना जाता है, जबकि एक्टिवेटेड बी सेल मतलब प्लाज्मा सेल में पहले वाले पॉली ए साइट को पहचान लिया जाता है। जब पहले वाले पॉली ए साइट को पहचाना जाता है तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन वाला जो एमिनो एसिड है वो नहीं आ पाएगा, तो इस प्रोटीन को सिक्रीट कर दिया जाएगा। और अगर दूसरे वाले पॉली ए साइट को रिकॉग्नाइज किया गया तो कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट आएंगे जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस बनाएंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रह जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस बनाएगा। अब हमको ये चीज कैसे पता चला कि जो बी सेल का रिसेप्टर होता है वो सेल के ऊपर भी पाया जाता है? जो सिक्रेटरी वाला था उसको तो हमने सीरम से आइसोलेट कर लिया था, बाद में हमको कैसे पता चला कि सेल के ऊपर भी कुछ बी सेल के रिसेप्टर यानी कि एंटीबॉडीज पाए जाते हैं? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? तो जो सिक्रेटरी वाला एंटीबॉडी था उस सिक्रेटरी वाले एंटीबॉडी को मान लो किसी भी एक एनिमल में इंजेक्ट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, एक माउस लेते हैं और एक गोट लेते हैं। हमने क्या कर लिया, माउस का जो एंटीबॉडी था उसको किसमें इंजेक्ट कर दिया? गोट में इंजेक्ट कर दिया। जब माउस के एंटीबॉडी को गोट में डालेंगे तो गोट में माउस के एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा। जब फिर उस गोट से हम लोग एंटी माउस एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर लिया और फिर इस एंटी माउस एंटीबॉडीज को माउस के अंदर जब हमने स्टडी किया तो फ्री एंटीबॉडीज के अलावा ये बी सेल्स को भी बाइंड कर लेता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि माउस के एंटीबॉडी के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना हुआ है उसको काम तो करना चाहिए, माउस के एंटीबॉडी को पकड़ना चाहिए। अब एंटीबॉडी को तो पकड़ ही रहा है, उसके अलावा बी सेल्स को भी पकड़ ले रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हो ना हो बी सेल्स के ऊपर भी क्या होगा, ये माउस का एंटीबॉडी प्रेजेंट हो है तभी जाके इसका एंटीबॉडी को बाइंड किया जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि कुछ बी सेल्स के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज बी सेल रिसेप्टर्स। लेकिन वहीं पे बात करो टी सेल्स की, तो जो टी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो कभी भी सिक्रीट नहीं किए जाते हैं, कभी भी वो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड अवस्था में पाए जाते हैं। अब यही एक रीजन था कि बी सेल के रिसेप्टर के खोजे जाने के ऑलमोस्ट 20 साल के बाद हम लोग टी सेल्स के रिसेप्टर के बारे में पता कर पाए, उसके स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर पाए, क्योंकि इसको सिक्रीट किया ही नहीं जाता। अब बात करते हैं हम लोग, अब हमने बी सेल का रिसेप्टर तो पढ़ लिया कि बी सेल का रिसेप्टर नाम का कुछ चीज होता है, लेकिन बी सेल रिसेप्टर के कुछ को रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब व्हाट आर को रिसेप्टर्स? तो देखो, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, दिस इज रिसेप्टर और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ रिसेप्टर के साथ कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो कि इस रिसेप्टर के लिगेंड के साथ बाइंडिंग में क्या कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को
जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, को रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि बी सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन के साथ बाइंडिंग में या फिर इसके द्वारा जो सिग्नल चलने वाला है उसमें रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस आर बी सेल्स को रिसेप्टर्स। तो अगर बी सेल रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो बी सेल रिसेप्टर अकेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जाता है। बी सेल रिसेप्टर कुछ और प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब ये चीज हमको कैसे पता चली? तो ये एक एक्सपेरिमेंट से पता चली जिसको कहा जाता है को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब व्हाट इज को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? इजी लैंग्वेज में समझो। मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं ए। एक मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए बोल रहे हैं। इस ए के अगेंस्ट में हमने क्या कर लिया है? एंटीबॉडी जनरेट कर लिया है। तो ये एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो इस ए के साथ ही बाइंड करेगा। अगर ये एंटीबॉडी ए के साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो ए को क्या करवा सकता है? वो प्रिसिपिटेट करवा सकता है सॉल्यूशन में नीचे की तरफ। क्या करवा सकता है? उसका लंप बना के उसे प्रिसिपिटेट करवा सकता है। इसे कहा जाता है इम्यूनो प्रिसिपिटेशन। अब समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं जो कि ए के साथ इंटरेक्ट करता है, नाम दे दो चलो बी। अब हमने एंटीबॉडी तो ए के अगेंस्ट में बनाया है, होना तो ये चाहिए कि ए को प्रिसिपिटेट होना चाहिए, लेकिन ए जो होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो होगा ये कि जैसे ही हम लोग ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डालेंगे, ए तो प्रिसिपिटेट होगा ही, लेकिन वो अपने साथ साथ किसको भी प्रिसिपिटेट करवा देगा? बी को भी प्रिसिपिटेट करवा देगा। इसे कहा जाता है को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन। अब को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन में अगर दो प्रोटीन एक साथ नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे? इंटरएक्ट जरूर कर रहे होंगे। तो बी सेल रिसेप्टर में भी हमने यह क्या देखा कि जब हमने बी सेल रिसेप्टर को प्रिसिपिटेट करवाने की कोशिश करी तो बी सेल रिसेप्टर के साथ साथ जुड़े हुए कुछ और प्रोटीन्स भी प्रिसिपिटेट हो जाते थे, जैसे कि CD19, CD21 और CD81। और ये जो CD81 को ही आजकल हम लोग नाम से जानते हैं TAPA1, टापा1। ठीक है, तो ये तीन प्रोटीन्स जो हैं वो को रिसेप्टर्स के रूप में पाए जा सकते हैं बी सेल्स के ऊपर। डायग्राम के ऊपर देखो तो यहाँ पे जो बी सेल का रिसेप्टर है मीन्स जो एंटीबॉडी है, दिस इज एंटीबॉडी या फिर बी सेल रिसेप्टर इसे ही कहा जा रहा है। अब ये जो बी सेल रिसेप्टर को जब हमने देखा तो बी सेल रिसेप्टर जो है वो अकेले नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है कुछ और प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के। इन प्रोटीन में कौन कौन हो सकते हैं? एक तो CD19 हो सकता है, CD21 हो सकता है, CD81 हो सकता है जिसे टापा भी कहा जाता है। इसके अलावा CD79 अल्फा बीटा जिसे IgA IgB भी कहा जाता है, ये भी पाया जाता है। इनके रोल को अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रोल क्या है, इनको रिसेप्टर्स का रोल क्या है। सबसे पहले CD21 के बारे में बात कर रहे हैं। जो CD21 मॉलिक्यूल है इसका काम क्या होता है? इट एक्ट एज ए को रिसेप्टर। जैसे ही क्या होता है, कोई एक पैथोजन बॉडी के अंदर आया और इन्नेट इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज किया, और इन्नेट इम्यून सिस्टम में भी हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो जैसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं हम उस एंटीजन को, एक C3D मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 3 का D वाला जो प्रकार होता है उसको हम एंटीजन के ऊपर कोवैलेंटली जोड़ देते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? जब हम मान लो कि दिस इज एंटीजन, अब ये एंटीजन जब बॉडी के अंदर आया और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने इसको रिकॉग्नाइज किया तो C3D को इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, कोवैलेंटली जोड़ दिया जाता है। अब हमको ये तो पता है कि जो एंटीजन है उसके साथ बाइंड किसको करना है?
बी सेल के रिसेप्टर मतलब एंटीबॉडी को बाइंड करना है, लेकिन ये जो CD3 बाइंड हुआ है, इस CD3 को बाइंड करने का काम करता है CD21। अब CD21 इस CD21 इस CD3D को बाइंड कर रहा है, जिसके कारण दो लोग मिलके इस एंटीजन को बाइंड करवा रहे हैं बी सेल रिसेप्टर के साथ, तो इसकी एविडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डायग्राम में देखते हैं, चलो इस चीज को। जब हमने डायग्राम को फिर से ओपन किया तो दिस इज डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है दिस इज एंटीजन। हमने क्या बोला, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन आया, कॉम्प्लीमेंट ने जब उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके ऊपर क्या जोड़ दिया गया, C3D को जोड़ दिया गया। अब बी सेल रिसेप्टर का काम क्या होता है कि वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाए, लेकिन ये जो CD21 होता है ये C3D के साथ बाइंड करता है। अब देखो, एंटीजन एक तो बी सेल रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड है, जबकि CD21 से इनडायरेक्टली बाइंड है, जिसके कारण एंटीजन की बाइंडिंग की जो एविडिटी होती है, एविडिटी का मतलब जो कलेक्टिव फोर्स लग रहा है इसकी बाइंडिंग के लिए, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हमने एविडिटी कहा। तो इस स्लाइड को पढ़ोगे तो सेम वही चीज देखने को मिलेगा। क्या होता है कि हम जैसे ही पैथोजन आता है बॉडी के अंदर, पैथोजन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, C3D को कोवेलेंटली बाइंड करवा देते हैं। C3D क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है। अब जो बी सेल को रिसेप्टर CD21 होता है, ये किससे बाइंड करता है, C3D के साथ बाइंड करता है, जबकि एंटीजन किसके साथ बाइंड कर रहा होता है, बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा होता है। लेकिन जो बी सेल रिसेप्टर के साथ एंटीजन की बाइंडिंग है वो तो डायरेक्ट बाइंडिंग है, लेकिन CD21 भी क्या कर रहा होता है, उस एंटीजन के साथ बाइंड किया हुआ होता है, लेकिन ये बाइंडिंग डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट है। इसने C3D को पकड़ा हुआ है और C3D ने किसको बांधा हुआ है, एंटीजन को बांधा हुआ है, जिसके कारण एविडिटी ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग इज इंक्रीज्ड। तो ये काम हो गया CD21 का। CD21 के अलावा जो CD19 और CD81 होता है, ये स्पेसिफिकली किसी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं कि एक बार जब एंटीजन यहाँ पे बाइंड कर गया तो ये तो हो गया सेल का एक्सटीरियर, ये सेल का क्या हो गया, बाहर का हिस्सा हो गया, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये हो गया सेल का इंटीरियर, मतलब सेल का साइटोसोल। अब बी सेल को रिसेप्टर को देखो तो साइटोसोल में जो हिस्सा है वो बहुत छोटा सा है, मीन्स ये डायरेक्टली किसी भी तरीके से सिग्नल चालू नहीं कर सकता है। तो अंदर में सिग्नल चालू करने का काम किसका होगा, इस CD19 और CD81 का होगा। तो यहाँ पे तीनों का काम अलग अलग समझ लो। CD जो 19 और 81 है, वो अगर एंटीजन बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ सिग्नल चलाने का काम करेगा। जो CD21 है वो एंटीजन के साथ इनडायरेक्ट बाइंड करके एंटीजन के साथ बाइंडिंग की एविडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, विच इज CD79 अल्फा बीटा, लेकिन कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, IgA एंड IgB। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो IgA और IgB होता है, दिस इज सिग्नल ट्रांसडक्शन मीडिएटर। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मीडिएटर की तरह काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा कि बी सेल रिसेप्टर का जो हैवी चेन होता है, साइटोसोल के साइड अगर उसको देखा जाए तो इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। इन द केस ऑफ IgM only 2 to 3 amino acids are present in the cytosol, means एंटीबॉडी का जो हैवी चेन है, IgM का हैवी चेन है, जो साइटोसोल में है ओनली 2 से 3 अमीनो एसिड का है। अब इतना छोटा सा साइटोसोलिक टेल होगा तो अंदर की तरफ सिग्नल तो चल नहीं पाएगा,
तो अंदर की तरफ सिग्नल चलाने के लिए इसी बी सेल रिसेप्टर के साथ नॉन कोवेलेंटली जुड़ा हुआ होता है आईजी अल्फा, आईजी बीटा, जिसे ही हम CD79 अल्फा बीटा भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन इनटू द सेल। ठीक है, तो ये जो आईजी अल्फा बीटा सिग्नल को कैसे चालू करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को फिर से देखो। ये जो हमारा आईजी अल्फा बीटा होता है, ये आईजी अल्फा बीटा का जो एन टर्मिनस है जो कि बाहर की तरफ है वो तो शॉर्ट है, लेकिन जो इसका सी टर्मिनस है जो कि सेल के अंदर है वो क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है। लॉन्ग होने के अलावा इसके ऊपर एक रीजन पाया जाता है जिसे कहा जाता है ITAM रीजन। ITAM का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव। शॉर्ट में इसको आइटम मोटिव भी बोल सकते हैं हम लोग, याद तो रख ही लोगे तुम लोग। और ये जो आइटम मोटिव जो होता है उसमें क्या होते हैं, दिस आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, जिसमें 2 टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं जो कि एक दूसरे से 10 एमिनो एसिड की दूरी पे होते हैं। इस ITAM मोटिव में 2 टायरोसिन एमिनो एसिड्स हैं जो कि एक दूसरे से 10 एमिनो एसिड की दूरी पे हैं। और ये जैसे ही क्या होता है, एंटीजन बाइंड करता है बी सेल रिसेप्टर के ऊपर, जैसे ही एंटीजन बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा एंटीजन का कन्फर्मेशन चेंज होगा। सॉरी, जैसे ही एंटीजन बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा बी सेल रिसेप्टर का कन्फर्मेशन चेंज होगा। जैसे ही बी सेल रिसेप्टर का कन्फर्मेशन चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इस ITAM रीजन में जो टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और जैसे ही इस ITAM रीजन में टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन होगा, ये क्या कर सकता है, SRC होमोलॉजी रीजन 2, जिसको शॉर्ट में SH2 कहा जाता है, या फिर फॉस्फो टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन जिसे PTB भी कहा जाता है, उसको बाइंडिंग के लिए क्या करेगा, डॉकिंग साइड प्रदान करेगा। मीन्स अगर मैं सिक्वेंशियली बात करूं तो हो क्या क्या चीज रहा है ये समझो। हो ये रहा है कि जैसे ही एंटीजन बॉडी में आया, कॉम्प्लीमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, कॉम्प्लीमेंट जैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, उसमें जो C3D वाला सीक्वेंस था उसको कोवेलेंटली जोड़ दिया गया। अब ये एंटीजन आके बी सेल रिसेप्टर से बाइंड किया और ये जो CD21 है वो C3D से बाइंड किया ताकि स्टेबल बाइंडिंग हो जाए। जैसे ही बाइंडिंग स्टेबल होगी बी सेल रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज होगा। जैसे ही बी सेल रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज होगा, इस IG अल्फा IG बीटा में भी थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जैसे ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस ITAM रीजन में जो टायरोसिन है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, इसके ऊपर SRC होमोलॉजी डोमेन या फिर फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन आके बाइंड कर जाएंगे। और जैसे ही ये लोग बाइंडिंग होगा, यहाँ पे जैक स्टेट पाथवे स्टार्ट हो सकता है पहली बार। अब जैक स्टेट पाथवे के बारे में, जैक स्टेट पाथवे भी चालू हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा क्या हो सकता है, इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो पाथवे होते हैं वो भी चालू हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पहला चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ, हमने सिग्नल चालू करवा दिया बी सेल्स में। दूसरा काम क्या होगा, जब एक बार सिग्नल चालू हो गया तो हमारा जो बी सेल का रिसेप्टर है उसके द्वारा इस एंटीजन को इंटरनलाइज कर लिया जाएगा। इंटरनलाइज करने का मतलब क्या होगा, उसका फैगोसाइटोसिस कर लिया जाएगा। फैगोसाइटोसिस करने के बाद उसको एंडोजोमल सिस्टम में भेज दिया जाएगा। एंडोजोमल सिस्टम में मतलब एंडोजोम बनेगा, एंडोजोम जाके लाइसोजोम में फ्यूज होगा, उसको डिग्रेड किया जाएगा और उसको MHC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट कर दिया जाएगा टी हेल्पर सेल्स को। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला। अब जैसे ही टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट किया जाएगा, टी हेल्पर सेल्स बाकी बी सेल्स, बाकी दूसरे इम्यून सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही एक्टिवेशन होगा
वैसे बाकी इम्यून रिस्पॉन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इम्यून इफेक्टर फंक्शंस के ऊपर। इम्यून इफेक्टर फंक्शन किन्हें कहा जाता है? तो इम्यून सेल्स किस किस तरीके से फंक्शन प्ले करके एंटीजन को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, दिस आर नोन एज इम्यून इफेक्टर फंक्शन। अलग अलग तरीके के इम्यून इफेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला इम्यून इफेक्टर फंक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो न्यूट्रलाइजेशन को समझो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर एंटीबॉडी किसी एक पैथोजन या फिर टॉक्सिन के साथ बाइंड हो गया, जैसे ही एंटीजन किसी पैथोजन के साथ या फिर एंटीजन के साथ बाइंड हो गया, तो वो उस पैथोजन को या फिर उस टॉक्सिन को सेल के साथ बाइंड होने नहीं देगा। अब जब वो सेल के साथ बाइंड नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और इन टॉक्सिन्स या फिर पैथोजन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This is the first effector response. Second effector response is agglutination reaction. What is agglutination? So agglutination means when the polyclonal antibodies binds to antigen. जब भी कोई एक polyclonal antibody एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, वो बहुत सारे पैथोजन को एक साथ क्या करवा देगा? एग्लूटिनेट करवा देगा, एक साथ जोड़ देगा, ताकि ये जो पैथोजन है सेल्स के साथ बाइंड ना कर सके, पहली बात। दूसरी बात, मैक्रोफेजेस इसको आसानी से रिकॉग्नाइज करके इसको फैगोसाइट करके बॉडी से क्लियर कर सके। तो दिस इज अग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग इज अग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो ब्लड रिएक्शन होता है ना, ब्लड रिजेक्शन और ब्लड रिएक्शन, इट इज अग्लूटिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक बड़ा सा क्लम्प फॉर्मेशन होता है। ये हो गया सेकेंड इफेक्टर रिस्पॉन्स। थर्ड इफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पैथोजन के ऊपर एंटीबॉडी बाइंड करेगा, और ये एंटीबॉडी का जो एफसी है, एफसी मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो मैक्रोफेज के ऊपर प्रेजेंट एफसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जैसे ही एफसी रिसेप्टर से इसकी बाइंडिंग होगी, ये फैगोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उस एंटीजन का क्या करवा लिया जाएगा? फैगोसाइटोसिस करवा दिया जाएगा। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद एक तो बॉडी से इसको क्लियर कर दिया जाएगा, और दूसरा क्या कर दिया जाएगा? इसको एमएचसी के साथ प्रेजेंट भी कर दिया जाएगा, ताकि टी सेल्स एक्टिवेट हो जाए। नेक्स्ट इफेक्टर फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन? तो हमको पता है इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो क्या कर सकते हैं? इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए तो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होल फॉर्म कर देगा, और बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन में जैसे ही होल होगा, बैक्टीरिया सेल लाइस हो जाएगा। या फिर एक बार अगर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो गया है, तो वो फैगोसाइटोटिक सेल्स के कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो उसकी क्या करवा सकता है? फैगोसाइटोसिस करा सकता है। ये हो गया चौथा तरीके का इफेक्टर रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट इफेक्टर रिस्पॉन्स की बात करें अगर हम लोग, तो दिस इज एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी इज द नेक्स्ट इफेक्टर रिस्पॉन्स। अब इस केस में क्या होता है, एडीसीसी काम कैसे करता है, इस चीज को समझो। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज इन्फेक्टेड और ट्यूमरस सेल। ऐसा सेल जिसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ये सेल ट्रांसफॉर्म होके किस में कन्वर्ट हो गया है? ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा? इसके ऊपर कुछ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन है वो नेचुरल किलर सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। और ये रिसेप्टर कौन सा होगा? एफसी गामा रिसेप्टर नंबर 3।
एफसी गामा रिसेप्टर 3 के ऊपर बाइंड करेगा जो कि नेचुरल किलर सेल के ऊपर होता है, और जैसे ही ये एंटीबॉडी नेचुरल किलर सेल के एफसी गामा रिसेप्टर 3 से बाइंड करेगा, ये नेचुरल किलर सेल्स कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे और उन केमिकल्स के प्रभाव के कारण इन सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये अपने नाम को पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहा है। कैसे? एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे रोल किसका है, एंटीबॉडी का है। सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, एक सेल के द्वारा दूसरे सेल के लिए टॉक्सिसिटी उत्पन्न की जा रही है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, और इसके कारण उस सेल में एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगा और वो सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लास्ट इफेक्टर रिस्पॉन्स इज डीग्रेन्युलेशन। डीग्रेन्युलेशन के बारे में हमको ये तो पता ही है कि इम्यून सेल्स में कुछ इम्यून सेल्स को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल्स एंड द मास्ट सेल्स। अगर कोई एक लार्ज पैथोजन आ गया है तो फिर बॉडी एंटीबॉडीज उसके साथ बाइंड करेगी, और ये एंटीबॉडी इन ग्रेन्युलोसाइट के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, और जैसे ही बाइंडिंग होगी इसके ग्रेन्यूल्स का डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा, और ये डीग्रेन्युलेशन के बाद ये मॉलिक्यूल्स जाके इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल फॉर्म कर देंगे और किसी भी तरीके से इसको क्या करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। तो दिस आर द इफेक्टर रिस्पॉन्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन से एंटीबॉडी किस तरीके के इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, सेम वही कंपैरेटिव टेबल है। इस कंपैरेटिव टेबल में हम देख रहे हैं ये जो IgG1 है, इसमें जो हैवी चेन होता है वो गामा 1 होता है। नॉर्मल सीरम में इसका कॉन्सेंट्रेशन 9 mg/ml होता है। हाफ लाइफ 23 दिन का होता है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करा सकता है? तो हाँ करा सकता है। क्या ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। क्या ये मैच्योर नेब बी सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा? तो नहीं। ओनली कौन प्रेजेंट हो सकता है? या तो IgM प्रेजेंट हो सकता है या तो IgD प्रेजेंट हो सकता है। क्या ये फैगोसाइटोटिक सेल्स के FC रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके ऑप्सोनाइजेशन करा सकता है? हाँ बिल्कुल करा सकता है। क्या ये म्यूकोसा में ट्रांसपोर्ट हो सकता है? नहीं। या सिक्रीट हो सकता है? सिक्रीट होने के लिए ओनली 2 ही एंटीबॉडीज हैं, IgA1, IgA2, मतलब एक वर्ड में बोले तो IgA। क्या ये लोग मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन करा सकते हैं? नहीं, ये लोग डीग्रेन्युलेशन नहीं करा सकते हैं। डीग्रेन्युलेशन काम होता है ओनली IgE का और IgD का, ओनली और ओनली। और उसमें भी अगर देखो तो सबसे ज्यादा डीग्रेन्युलेशन का काम कौन करता है? IgE। और इसी डीग्रेन्युलेशन की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सेम वैसे ही अलग अलग एंटीबॉडीज का हमने क्या कर लिया है, कंपैरेटिव स्टडी कर लिया। तो हमको याद क्या क्या चीजें रखना है? हमको याद ये चीज रखना है कि IgG एंटीबॉडी का हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक IgG जो IgG3 है उसका हाफ लाइफ कम होता है, पहला बात। दूसरा बात ये याद रखना, IgE का हाफ लाइफ सबसे कम होता है। नेक्स्ट बात ये याद रखना है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं तो ओनली IgG। अब IgG में IgG1 जो है वो क्रॉस कर सकता है, G2 और G3 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। IgG4 भी क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सेम वही अगर बात करें तो बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे कौन, IgM और IgD। क्या FC रिसेप्टर गामा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकते हैं? तो IgE और D को छोड़ के सब के सब कर सकते हैं। म्यूकोसा मतलब सिक्रीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं तो IgA प्रेजेंट होगा, कुछ हद तक IgM भी प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इनका डीग्रेनुलेशन करा सकते हैं तो ओनली IgE और IgD डीग्रेनुलेशन करा सकते हैं। इतनी सी बात को क्या करना है, हमको केयर करना है, ओनली और ओनली। अब अलग अलग एंटीबॉडीज कौन कौन से तरीके के इफेक्टर फंक्शन प्ले करती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं IgM के इफेक्टर फंक्शंस के बारे में। तो हमने क्या देखा कि IgM एंटीबॉडीज जो होती है वो सबसे पहले बनती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान। जब भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो IgM बनेगा,
और हमको पता है कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, सिक्रीट भी किया जा सकता है मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल, लेकिन जब सिक्रीट किया जाएगा तो 5 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होगा और 5 सब यूनिट के जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, दिस इज डेकावेलेंट, मतलब एक साथ वो 10 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अगर देखें अगर हम लोग तो इसकी जो एफिनिटी होती है ना, एक एंटीबॉडी की एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि इसके इस तरीके का बी सेल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, तो उसमें एफिनिटी मैच्योरेशन नहीं होता। लेकिन इतनी ज्यादा वैलेंसी होने के कारण इनकी एविडिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब कलेक्टिव बाइंडिंग क्या देखने को मिलती है हमको, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर आईजीएम की बात करें तो जो आईजीएम होता है वो कन्वेंशनल बी सेल के द्वारा सर्कुलेशन में नहीं आता। बी सेल में एक स्पेशल बी सेल का पॉपुलेशन है जिसे कहा जाता है B1 सेल्स, और ये जो B1 सेल्स होते हैं ये आईजीएम को कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लगातार प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बिना किसी भी सिग्नल के। अब वो सिग्नल ना तो टी हेल्पर सेल दे रहा है, ना तो पैथोजन से एक्सपोजर हुआ है उसका, फिर भी B1 सेल्स क्या कर सकते हैं, आईजीएम को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको सिक्रीशन में भेज सकते हैं। और ये जो आईजीएम जो कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं B1 सेल्स के द्वारा, ये हमें कॉमन पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से पैथोजन, ऐसे पैथोजन जो कि गट के द्वारा आ सकते हैं या फिर दूसरे म्यूकोसल एरिया के द्वारा आ सकते हैं, उनसे ये एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इन एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, नेचुरल एंटीबॉडीज भी कह दिया जाता है। आईजीएम जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पैथोजन की लाइसिस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी करा सकते हैं, फैगोसाइटोसिस भी करा सकते हैं। तो जो हमने इफेक्टर फंक्शन देखे थे ना, इफेक्टर फंक्शन में पहला चीज ये तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी करा सकते हैं, दूसरा पैथोजन की लाइसिस भी करा सकते हैं, तीसरा अग्लूटिनेशन भी करा सकते हैं और चौथा फैगोसाइटोसिस भी करा सकते हैं। तो दिस आर द इफेक्टर फंक्शन ऑफ आईजीएम। आईजीएम के बाद हम बात कर रहे हैं आईजीजी के इफेक्टर फंक्शन के बारे में। अब ये आईजीजी को देखो तो हमको पता है आईजीजी के कितने सब टाइप्स प्रेजेंट है, 4 सब टाइप्स हैं ह्यूमंस में, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। माउस में भी 4 है लेकिन उनका नाम अलग है, IgG1, IG2A, IG2B और IgG3। अगर इसकी बात कर रहे तो सीरम के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एंटीबॉडी होता है इट इज IgG, और हर एक IgG जो है वो FC रिसेप्टर से बाइंड करके फैगोसाइटोसिस करा सकता है, ऑप्सोनाइजेशन करा सकता है। ये जो IgG1 जो होता है और IgG3 होता है ह्यूमंस में, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करा सकते हैं। माउस का जो IgG है और ह्यूमन का जो IgG1 है वो ADCC भी करा सकते हैं। तो IgG कौन कौन से इफेक्टर फंक्शन कर सकता है, पहला चीज तो ऑप्सोनाइजेशन करा सकता है, दूसरा चीज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करा सकता है और तीसरा चीज ADCC भी करा सकता है। ये हो गया IgG का काम। IgG के बाद अब आते हैं स्पेशल एंटीबॉडी के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, विच इज IgA। और IgA जो होता है वो सर्कुलेशन में पाया ही जाता है, लेकिन सर्कुलेशन के अलावा ये एंटीबॉडी सिक्रीशन में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ के सिक्रीशन में, गट का जो म्यूकस होता है वहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस पाया जाता है वहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो म्यूकस होते हैं वहाँ पे भी पाया जाता है, टीयर्स में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है। अगर IgA की बात कर रहे हैं तो IgA के 2 सब टाइप्स हैं, IgA1, IgA2। जो IgA1 होता है इट इज प्रेजेंट इन द सीरम, व्हाइल द IgA2 जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन। लेकिन ये दोनों के दोनों जो क्लास हैं ये फैगोसाइटोसिस भी करा सकते हैं, ADCC भी करा सकते हैं और डीग्रेनुलेशन भी कॉज करा सकते हैं। लेकिन IgA
कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। जब ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर या फिर पॉलीमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से कौन से चेन से कनेक्टेड होते हैं? जे चेन से कनेक्टेड होते हैं। अब आईजीए जो होता है वो काम क्या कर सकता है? तो जो आईजीए सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, इट कैन न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड पैथोजेंस। ऐसे पैथोजेंस और ऐसे टॉक्सिन्स जो कि म्यूकोसा में प्रेजेंट है उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज करने के अलावा उनके क्लियरेंस को इनहांस कर सकता है, मतलब फेगोसाइटोसिस को बढ़ा सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? जो कॉमेंशियल फ्लोरा होते हैं, कॉमेंशियल फ्लोरा मतलब वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में नेचुरली पाए जाते हैं और हमको फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कॉमेंशियल फ्लोरा कहला रहे होते हैं। लेकिन कॉमेंशियल फ्लोरा कॉमेंशियल तभी तक है जब तक कि वो हमारे इंटेस्टाइन में है। अगर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो वो हमारे लिए पैथोजन की तरह काम कर सकता है। तो ये आईजीए उनको ब्लड स्ट्रीम में आने से भी रोकता है। लेकिन आईजीए कॉम्प्लीमेंट